हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं प्रिया मिश्रा। आज मैं आपके सामने हिंदी का टॉपिक लेके आई हूँ। हमारा पीवी का जो एग्ज़ाम होने वाला है एमपी टेट ग्रेड 1, उसमें हिंदी सब्जेक्ट भी हमसे पूछा जाएगा। हिंदी व्याकरण का उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। तो चलिए जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से ये टॉपिक उठा लेते हैं। ये पेपर में जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो लास्ट ईयर जो पीबी ने पूछा था हमारे इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में री एग्ज़ाम के टाइम, वही मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये कैसा हिंदी में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देवेंद्र का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है दवेधन इंद्र, दूसरा है देवाधन इंद्र, तीसरा है देवधन इंद्रा और चौथा है देवधन इंद्र। तो जैसे कि मैं स्क्रीन थोड़ा बड़ी कर लेती हूँ, जैसे कि हमें देख के ही समझ में आ रहा है कि इट्स देवधन इंद्र। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारी पी मुख बांस तरंग आज बौरे भौरे सहकर में कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार पूछा जा रहा है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि तुम्हारी पी मुख बांस तरंग आज बौरे भौरे सहकार, तो इसमें हमने देखा कि बौरे भौरे जो है इसका दो अर्थ निकल रहा है। पहला तो है कि बौरे भौरे यानी कि मस्त होना, और दूसरा अगर हम आम के प्रसंग में देखते हैं तो इसका मतलब होता है मंजरी निकलना। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, जिससे कि हमें अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम में इनमें से कोई ऑप्शन आते हैं तो हमें ये क्लियर रहे। तो पहला है मानवीकरण को हम देख लेते हैं कि मानवीकरण में जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं का वर्णन होता है तब मानवीकरण होता है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन भी कहते हैं। आपने फिगर ऑफ स्पीच में पर्सोनिफिकेशन पढ़ा होगा। तो इसके उदाहरण हम देख लेते हैं कि मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। आपको पता है कि मेघ कभी बंठन के सवर के नहीं आएंगे, तो बंठन के शब्द में मानवीकरण का भाव है, इसलिए इसको पढ़ के हम समझ जाएंगे कि ये मानवीकरण अलंकार है। दूसरा है माली आवत देख कलियन करी पुकार। तो क्या कली कभी पुकार करती है? माली को देखकर नहीं ना, तो ये हम देख करके ही समझ जाएंगे कि पुकार लिखा हुआ है, कौन कर रही है? कली कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा? मानवीकरण। दूसरा ऑप्शन था उसमें रूपक अलंकार का, तो हम उसको भी देख लेते हैं। रूपक अलंकार में जब दो शब्दों के बीच एक स्मॉल ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको शायद अच्छी लगे। रूपक अलंकार में जब दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह आ जाता है, डैश का चिन्ह आ जाता है, तो वो रूपक अलंकार होता है। जैसे कि आप देखेंगे उदाहरण में कि चरण कमल बंदो हरिराई। तो चरण किसके समान है? कमल के समान है। इसको अगर हम डेफिनेशन के फॉर्म में पढ़ें तो इसकी डेफिनेशन होगी कि जब उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है और दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता है, दोनों ही शब्दों में उपमेय और उपमान में कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाता है। जैसे कि चरण कमल यानी कि चरण कैसे हैं? कमल के समान है। और शीश मुख पर घूंघट डाले, शशि मुख पर घूंघट डाले यानी कि शशि के समान मुख है और उस पर क्या डाला हुआ है? घूंघट। तो इस दोनों में आप डैश देख के भी समझ जाएंगे, और दूसरा ये भी देख करके कि जब उपमेय और उपमान दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है, कोई भेद नहीं रह जाता है, तो वो रूपक अलंकार होता है। अब तीसरा हम देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार जब एक ही शब्द बार बार प्रयोग किया जाए पर उनका अर्थ जो है, उनकी जो मीनिंग है वो अलग अलग हो, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार कि जब एक ही शब्द बार बार यूज़ हो, एक ही शब्द बार बार उपयोग हो, पर उनका जो अर्थ है, उनकी जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो, उनका जो अर्थ है, उनकी जो मीनिंग है वो अलग अलग हो, तो वो यमक अलंकार होगा। जैसे कि कनक कनक तय 100 गुनी, मादकता अधिकाय यह खाए बौराए जब वह पाए बौराए। तो यहाँ कनक के
दो अर्थ हैं। कनक कनक के क्या हैं? दो अर्थ है। पहले का अर्थ हो गया सोना और दूसरे का अर्थ हो गया क्या? धतूरा। तो अगर धतूरा और सोना दोनों में ही बहुत मादकता पाई जाती है, बहुत ही नशा पाया जाता है कि एक को तो अगर कोई खा ले तो पागल हो जाएगा और दूसरे को पा जाए तो पागल हो जाएगा, है ना। तो इसमें हमने क्या देखा कि जब कनक कनक एक ही शब्द है पर उसका यूज़ दो बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, लेकिन उसका अर्थ क्या हो रहा है? वो दोनों बार अलग निकल रहा है। तो ये क्या कहला गया? यमक अलंकार, याद रखिएगा। चौथा हम देखते हैं श्लेष अलंकार। इनमें से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, तो प्लीज़ एक बार ढंग से देख के जाइएगा इन्हें। ठीक है, श्लेष अलंकार में देखते हैं कि जब एक ही शब्द से विभिन्न अर्थ निकले, एक ही शब्द से विभिन्न अर्थ निकलते हैं, लेकिन यहाँ शब्दों की जो आवृत्ति है वो बार बार हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यानी कि वर्ड्स का रिपीटेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जो शब्द है भले वो एक ही बार आया हो पर उसके अर्थ कई निकलेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, सीधी चलती राह सो रहते सदा निसंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि कहे आतंक। तो यहाँ हरि शब्द जो आया है उसके दो अर्थ निकल रहे हैं। पहला तो भगवान का डर है उन्हें, और दूसरा है बंदरों का डर है उन्हें। जो सीधी राह जाते हैं वो निष्फिकर होके जाते हैं, पर जो इधर उधर थोड़ा भी किया जिन्होंने, तो उन्हें भगवान का भी डर है, और रास्ते में अगर वो जा रहे हैं तो उन्हें किसका भी आतंक है? बंदरों का भी आतंक है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो तुम्हरी पिय मुख बांस तरंग, आज बौरे भौरे सहकारी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है दोस्तों, इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। तो इसका मैंने अभी बताया उदाहरण के तौर पे कि ये होगा श्लेष अलंकार। चौथे में हम चलते हैं कि सांप के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द की पंक्ति चुननी है हमें। तो सर्प सही है, अहि ये भी सही है, भुजग ये गलत है। तो फर्स्ट जो होगा ऑप्शन वो रॉन्ग होगा। दूसरा हम देखते हैं, सर्प सही है, अहि सही है, और भुजंग ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। इज्जत उतारना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा? एक मुहावरे में से क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आप मुहावरे देखते हुए चलिएगा एक बार। इज्जत उतारना मतलब क्या होता है? किसी का अपमान करना, किसी की बेइज्जती करना, है ना। तो ये बहुत ईजी है, आप सब कर लेंगे इसे। अध उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अध उपसर्ग में से बना शब्द कौन सा है? तो फर्स्ट है अधा सेरा, दूसरा है अधा हो गया तो ये रॉन्ग हो गया क्योंकि अध पूछा है। दूसरा है अघ सेरा, घा आ गया इसलिए रॉन्ग हो गया। तीसरा है अधसेरा, है ना। तीसरा क्या है? अधसेरा, यानी कि ये करेक्ट है। चौथा अभसेरा है इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दिन रात में निम्न में से कौन सा समास है? डैश है, यानी कि क्या हो जाएगा? डैश है यानी कि द्वंद्व है, दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंस है, तो द्वंद्व हो जाएगा। अव्ययभावी में क्या होता है? अव्ययभावी समास में जिनमें कोई भी उपसर्ग जुड़ा होता है, जैसे कि यथा, तो यथा धन शक्ति यानी कि यथाशक्ति हो गया। आधन जन्म अजन्म, उपधन प्राचार्य उपप्राचार्य, भर्क धनकस भरकस। ठीक है, तो ये सारे शब्द जिसमें आएंगे जिसमें उपसर्ग जुड़ा होगा, जैसे कि यथा, प्रति, निर, आ, अन, भर, ये सब, तो ये अव्ययभावी होगा। दूसरा हम देख लेते हैं नज समास के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। नज समास यानी कि होता है जिसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है, पहला शब्द होता है, वो नकारात्मक अर्थ देता है, तो वो नज समास होता है। जैसे कि अमोघ या फिर अब्राह्मण, अजन्म, ये सारे नेगेटिव मीनिंग दे रहे हैं। नज यानी कि नकारात्मक। फिर हम द्वंद्व की बात करते हुए चलते हैं। द्वंद्व यानी कि दोनों शब्दों के बीच में द्वंद्व, लड़ाई चल रही हो, डिफरेंस हो, अंतर हो, अपोजिट शब्द हो, जैसे कि दिन रात, पाप पुण्य, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, दोनों के बीच में
असमानता हो। ठीक है, अब हम द्विगु का बहुत ही इजी है कि द्विगु में आप संख्या होगी, द्विगु में पहला पद जो होगा वो संख्यावाचक होगा, जैसे कि त्रिलोक, पंचवटी, नवग्रह, चौराहा, ये सारे हमारे द्विगु के उदाहरण है। तो आंसर इसका होगा दिन रात में दोनों में क्या है, द्वंद्व है, तो द्वंद्व समास इसका उदाहरण होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं। एक ही समय में रहने वाले के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? एक ही समय में रहने वाले के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये शब्द होगा समायिकी नहीं, समसमायिका नहीं, समसामायिक या फिर सामायिक। जैसे कि पढ़ने में ये आपको समझ में आएगा कि ये समसामायिक होगा। हम पढ़ते हैं ना करंट अफेयर्स, समसामायिक घटनाएं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो निरावलंब का शुद्ध रूप क्या है? तो ये अशुद्ध लिखा हुआ है, इसको हमें शुद्ध रूप में ढूंढना है कि कौन सा है। तो हम देखते हैं निर्वालंब, निरावालंब, निरावालंब, निर्वलंब। तो इसका होगा फोर्थ, पढ़ने में ही आपको समझ में आ गया होगा कि निर्वलंब होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बस अब एक क्वेश्चन और बाकी, उसके बाद फिर हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे। तो श्लाघा, श्लाघा शब्द का विलोम क्या होता है? श्लाघा के दो अर्थ होते हैं, एक मतलब चापलूसी होता है और दूसरा होता है प्रशंसा। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। हर्ष हो नहीं सकता, आर्द हो नहीं सकता, सृजन हो नहीं सकता। तो यहाँ पे श्लाघा का अर्थ लिया गया है प्रशंसा, प्रशंसा। ठीक है, प्रशंसा। तो प्रशंसा का क्या हो जाएगा? प्रशंसा का हो जाएगा निंदा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मातृत्व शब्द क्या है? मातृत्व, मातृत्व क्या है? एक भाव है ना। मातृत्व क्या है? एक भाव है। तो ये क्या हो जाएगा? मातृत्व भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसको हमें बहुत ज़्यादा देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आप सबको पता है। चलिए दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इंग्लिश के किसी फिक्शन या ड्रामा की एक्सप्लेनेशन में कर पाऊँ आपके लिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। सो थैंक यू वेरी मच एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।